नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम 804 पेपर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं एमपी डीएलएड प्रथम वर्ष वाले स्टूडेंट की। ठीक है, तो आपकी सब्जेक्ट का नाम है भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लास है। ये आपकी पहली क्लास होने वाली है, यानी पहली क्लास करा रहे हैं आपकी 804 पेपर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेंगे आज ही क्लास में। तो बस आप इस क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, जितने बच्चे नए जुड़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, एमपी डीएलएड संबंधित जानकारी के लिए आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, कोई भी अपडेट मिस नहीं करनी है आपको और इस क्लास को फुल वॉच कर लेना। आज ही क्लास से आपको आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं, जो एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ आपके लिए। इम्पोर्टेंट है भैया, अच्छे से आपको समझते हुए पढ़ना है। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आपको जब भी पेपर में इन आंसरों को लिखना है तो शब्द सीमा के अकॉर्डिंग लिखना है, पेपर के निर्देश को देखते हुए पढ़ते हुए। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। भाषा की कोई एक परिभाषा लिखिए। भाषा की बात हो रही है, सब्जेक्ट भी भाषा से शुरू हो रही है, तो भाषा की एक कोई परिभाषा आपको आनी चाहिए। पूछ सकता है कभी भी, भाषा की एक परिभाषा लिखिए। तो भाषा किसे कहते हैं आपको ये आना चाहिए। ठीक है, तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावों और अनुभवों को दूसरे तक पहुंचाता है। यानी कि मैं आपको अभी ये क्लासेस पढ़ा रहा हूँ तो किसके माध्यम से पढ़ा रहा हूँ? भाषा के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ भाषा के माध्यम से। ठीक है, अपनी बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ तो भाषा के माध्यम से ही तो कर रहा हूँ। तो यही क्या है, यही भाषा है। ठीक है, और इसे आसान शब्दों में यहाँ पे आप समझ सकते हैं। जब हम बोलकर, लिखकर या संकेतों द्वारा अपनी बात किसी को समझाते हैं तो वह भाषा कहलाती है। क्लियर, बहुत ही सिंपल तरीके से आपके लिए आंसर लेकर आऊँ, सरल और आसान भाषा में। और आप इस सब्जेक्ट के नोट्स भी परचेज कर लो। ऑल सब्जेक्ट के जितने भी बच्चे एमपी डीएलएड की परीक्षा देने वाले हैं, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, बंटी क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज कर ले। अगर वो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, एग्जाम में अच्छा स्कोर करना हर एक पेपर में, तभी आपकी परसेंटेज अच्छी बनेगी। हर एक पेपर को अच्छे से तैयार रखना है। ठीक है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन आंसर है वो एक दूसरे की सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं, रिलेटेड आते हैं, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। तो नंबर नोट कर लो, 72 40 28 72 81। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर, आप व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स परचेज कर लो। नोट्स आपको कम से कम पैसों में मिल जाएंगे और आप नोट्स लेने में कोई कंजूसी ना करें। आपको पैसे देने पड़ेंगे नोट्स के लिए और आप नोट्स थोड़े से पैसे खर्च करें और नोट्स परचेज करें, उन्हें पढ़ें अच्छे से, सरल और आसान भाषा में। ये जो क्लासेस करा रहे ये नोट्स तो आपको मिलेंगे, इनके अतिरिक्त तो और भी नोट्स मिलेंगे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के, ताकि आप उन्हें अच्छे से पढ़ पाएँ और अच्छा स्कोर कर पाएँ आपके पेपर में। ठीक है, तो किसी भी बच्चे को कंजूसी नहीं करनी है नोट्स लेने में, क्योंकि नोट्स जरूरी है। नोट्स पढ़ोगे तो आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं जिनकी तैयारी जीरो है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बहुभाषिकता शिक्षण के कोई 2 लाभ लिखिए। बहुभाषिकता शिक्षण के आपको कोई 2 लाभ लिखने हैं, तो चलिए 2 लाभ देखते हैं यहाँ पे बहुभाषिकता शिक्षण के। भाषा ज्ञान में वृद्धि होती है, भाषाई ज्ञान में वृद्धि होती है। पहला लाभ ये हो जाएगा, विद्यार्थी अनेक भाषाएं सीखकर अपने ज्ञान और शब्दावली को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, दूसरा, सांस्कृतिक समझ विकसित होती है। इससे विभिन्न भाषाओं के माध्यम से अलग अलग संस्कृतियों को जानने का अवसर मिलता है। यदि आप भाषाई की बात हो रही है, यानी कि इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है बहुभाषिकता, यानी कि आपको एक से ज़्यादा भाषाएँ आती हों। ठीक है, बहुभाषिकता यानी आपको 2-4 भाषा आती हैं। जितनी ज़्यादा भाषा आप सीखेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी शब्दावली बढ़ेगी। ठीक है, और आप अलग अलग संस्कृतियों को जानने का अवसर भी मिलेगा। आप जैसे आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी सीखते हैं, तेलुगु, तमिल और भी जो जितनी भी भाषाएं आप उनको सीखते हैं तो आपको उनके बारे में पता चलेगा, संस्कृति के अवसर भी मिलेंगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, हिंदी के साथ अंग्रेजी और संस्कृत सीखने से विद्यार्थियों का ज्ञान अधिक बढ़ता है। ठीक है, हिंदी तो आप पे आती है, आप उसके साथ साथ अंग्रेजी भी सीख लेते हैं, संस्कृति भी सीख लेते, तो आपके अंदर और भी ज्ञान आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इंपॉर्टेंट है भैया, कई बार पूछा गया है कि शिशु का बलबलाना क्या होता है। ठीक है, शिशु का बलबलाना क्या है ये आपको लिखना है। तो ये 1 नंबर में भी पूछ लेता है, 2 नंबर में, 3 नंबर में भी पूछ लेता है। ठीक है, तो शिशु द्वारा प्रारंभिक अवस्था में बिना स्पष्ट अर्थ वाले ध्वनियों का बार बार उच्चारण करना बलबलाना कहलाता है। ठीक है, शिशु द्वारा प्रारंभिक अवस्था में, जब बच्चा स्टार्टिंग एज में होता है यानी प्रारंभिक अवस्था में होता है, तो वो
ज़्यादा जो शब्द बोलता है वो स्पष्ट नहीं बोल पाता है, वो क्या करता है तो हल्की हल्की ध्वनियाँ निकालता है, उच्चारण करता है, तो उसे क्या कहते हैं बलबलाना कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जाम्पल भी देखेंगे। जैसे शिशु बाबा ब बा बोलेगा, बाबा की जगह कैसे बोलेगा ब बा बा, ऐसे धीरे धीरे बोलता है। माँ दादा जैसी ध्वनियाँ निकालता है। ये भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था होती है, एकदम स्पष्ट नहीं निकाल पाए, धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में निकालता है। ठीक है, छोटा बच्चा मामा मम्मा बाबा जैसी आवाज़ें निकालता है। ठीक है, लेकिन स्पष्ट नहीं निकालता। अगर आपने देखा हो तो वही क्या कहलाता है बलबलाना कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कविता पद्य की विशेषता लिखी। कविता हमेशा पद्य में लिखी जाती हैं, तो इनकी विशेषताएं आपको लिखनी है। ठीक है, तो कविता पद्य की मुख्य विशेषता निम्नलिखित हैं। को आंसर देने की कृपया ऐसे लाइन लिखें एक बार। कविता पद्य की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा है लय और तुक का होना, लय और तुक का होना, क्योंकि कविता में क्या होती है लय और तुक दोनों होते हैं। ठीक है, कविता में मधुरता और ताल होती है, भाव प्रधानता होती है इसमें, यानी कविता में भावनाओं की अभिव्यक्ति अधिक होती है। कल्पना शक्ति का प्रयोग, यानी कि कवि सुंदर कल्पनाओं द्वारा विचार प्रस्तुत करता है। ठीक है, और पॉइंट देखें इसके विशेषताओं की। संक्षिप्त एवं प्रभावशाली भाषा, यानी कम शब्दों में गहरी बात कही जाती है कविता के माध्यम से। रसों और अलंकारों का प्रयोग, यानी कविता को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप उदाहरण से समझ सकते हैं, चंदा मामा दूर के पुए पकाएं पूर के, यानी कि इसमें लय और तुक दोनों है। ठीक है, आप इसे एकदम राह के साथ पढ़ सकते हैं, लय के साथ। तो ये क्या है कविता पद्य की विशेषताएं। ठीक है, आप इनको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो इनमें ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखें यहाँ पे। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें भाई, लाइक बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है, और जितने बच्चे हैं वो शेयर कर दें और भी बच्चे, ताकि क्लासेस देख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो गद्य एवं पद्य काव्य में अंतर बताइए। गद्य और पद्य क्या होता है, आपको इन दोनों में अंतर बताना है। ठीक है, तो अंतर यहाँ पे देखेंगे, हमने अंतर लिख रखा है। आप भी एग्जाम में ऐसे ही लिख सकते हैं, ऐसा लिखना चाहते हैं, नहीं तो पॉइंट के माध्यम से आप लिख सकते हैं। ऐसे बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इधर गद्य लिख दिया हमने, इधर पद्य, दोनों में अंतर देखेंगे। गद्य में सामान्य भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गद्य में सामान्य भाषा का प्रयोग किया जाता है। पद्य में लय और छंद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पद्य में लय और छंद का प्रयोग किया जाता है। इसमें तुकबंदी नहीं होती है, लेकिन इसमें तुकबंदी होती है। पद्य में तुकबंदी होती है और गद्य में तुकबंदी नहीं होती है। गद्य सीधी और सरल शैली में लिखा जाता है, लेकिन पद्य भावपूर्ण और कलात्मक शैली में लिखा जाता है। ठीक है, ये दोनों में अंतर बता रहे हैं, तो आपको इन अंतरों को अच्छे से समझते हुए लिखना है। ठीक है, कहानी, निबंध, उपन्यास आदि गद्य के रूप हैं, कविता, गीत आदि पद्य के रूप हैं। ठीक है, ये चीज़ें ये गद्य में लिखी जाती हैं, ये पद्य में लिखी जाती हैं। इतना ध्यान रखें, गद्य पढ़ने में सरल होता है, पद्य सुनने और गाने में मधुर लगता है। ठीक है, क्लियर। जैसे आप कोई कहानी वगैरह लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो वो तो गद्य में ही लिखी जाती हैं, और जो कविता वगैरह दोहा वगैरह वो पद्य में लिखे जाते हैं हमेशा। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे आप, और इन्हें अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे। नोट्स में आप नोट्स परचेस कर लें। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेमचंद की जो भी कहानियाँ हैं वो गद्य में लिखी गई हैं, और मैथिली शरण गुप्त की जो कविताएं हैं वो पद्य में लिखी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाषा की कक्षा में रचनात्मकता आकलन से क्या तात्पर्य है। भाषा की कक्षा में रचनात्मकता आकलन से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पे इसका आंसर देखेंगे, समझाएंगे। ठीक है, भाषा की कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया का निरंतर मूल्यांकन करना रचनात्मकता का आकलन कहलाता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की कमियों को पहचान कर उनमें सुधार करना होता है। इसमें केवल परीक्षा नहीं बल्कि दैनिक गतिविधियों, प्रश्नोत्तर, लेखन, पठन और बोलने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, आप इन्हें अच्छे से पढ़ें, नोट्स परचेस कर लें भाई, जिनको करना है अच्छी परसेंटेज बनानी है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कर चुके हैं, आप में से कुछ बच्चे रह गए हैं जो नहीं करना चाहते हैं, वो बाद में पछताएंगे, वो आप उनकी मर्जी। ठीक है, तो शिक्षक द्वारा बच्चों से कहानी सुनना और उसी समय उनकी भाषा क्षमता का मूल्यांकन करना। ठीक है, तो मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, काफ़ी बच्चे जो हैं जो कम पैसे देना चाहते हैं नोट्स के, जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं नोट्स, वैसे तो कम पैसे में ही नोट्स हमने ज़्यादा पैसे नहीं रखे हैं, अगर फिर भी बच्चों को कोई दिक्कत आती है
तो वो हमें बता सकते हैं, उनके लिए हम पैसे कम कर देंगे, ठीक है। अगर कोई बच्चा नोट्स लेना चाहता है, अच्छी परसेंटेज बनाना चाहता है, वैसे तो लेना चाहिए, क्योंकि भाई अच्छी परसेंटेज ज़रूरी है। नंबर नोट कर लो, 72, 40, 28, 72, 81, क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आपकी जो क्या पता भविष्य में परसेंटेज के आधार पे आपको नौकरियां मिलने लगी, क्योंकि परसेंटेज के आधार पे मेरिट बनेगी, मेरिट के आधार पे आपको नौकरियां मिले। तो इसलिए अच्छा है कि आपके पास मौका है अभी, तो आप जो बच्चे पहले कर चुके हैं तो कर चुके हैं, अभी भी आपके पास मौका है, तो आपको अच्छी परसेंटेज बनानी चाहिए और अच्छा स्कोर करना चाहिए, ठीक है। आपको अच्छी परसेंटेज बना के रखनी चाहिए। डीएलएड में कंपटीशन का ज़माना है, कंपटीशन बहुत है आज के ज़माने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बच्चों में पठन रुचि विकास के लिए शिक्षक को कौन कौन से प्रयास करने चाहिए, ठीक है। तो शिक्षक के प्रयास बताए गए हैं बच्चों के पठन रुचि यानी पढ़ने की रुचि में, ठीक है। पढ़ने की रुचि में शिक्षक के आपको क्या बताने, प्रयास बताने। यहाँ पे आप आंसर देने का तरीका भी देख सकते हैं। बच्चों में पठन रुचि विकसित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित प्रयास करने चाहिए। अब आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं, तो एग्जामिनर भी खुश होगा कि बच्चे ने बहुत ही सरल और आसान तरीके से उत्तर लिखा है। देखो, डीएलएड का मतलब मैं आपको बता दूं, आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप जितना सरलीकरण कर सकेंगे, बच्चों को समझा सकेंगे, जैसे मैं आपको यही क्वेश्चन आप सब बुक्स में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपके लिए सरलीकरण लेके आ रहा हूँ, यानी कि सरल बना के लेके आ रहा हूँ आंसरों को, तभी आपको ये समझ में आएंगे। मैं हार्ड लैंग्वेज लेके आऊँ आपके लिए, बस पढ़ा के चला जाऊँ, आपको बता दूँ, नोट्स दे दूँ, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। इससे क्या फ़ायदा, आपको समझ आना ज़रूरी है। ऐसे ही आप टीचर बनने जा रहे हैं, जब जिन चीज़ों को आपके लिए जो डीएलएड परीक्षा हो रही है वो इसलिए नहीं हो रही है कि आप डीएलएड, ये आपको समझाने के लिए हो रही है, आपको चेक करने के लिए ली जाती है परीक्षा के। एग्जामिनर चेक कर रहा है आपको, डीएलएड बोर्ड चेक कर रहा है कि आप किस तरीके से टीचर बनने योग्य हैं या नहीं है, कितने बच्चे योग्य हैं, उसी आधार पर आपको नंबर मिलते हैं। और देखते हैं आप जितना अच्छा लिख पाएंगे, जितना सरल तरीके से आप लिख पाएंगे, उतना ही एग्जामिनर खुश होगा, आपके अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है, एग्जाम में। तो आपको अच्छे से सरलीकरण करना है, सीखना है। ऐसा नहीं कि आपने बुक पढ़ लिया, कुछ भी पढ़ लिया तो बस सेम टू सेम छाप दें, उसमें कॉपी पेस्ट कर दें, ऐसा नहीं करना है। आपको बहुत ही समझ के आंसर देना है, ठीक है। तो शिक्षक का जो पहला प्रयास रहेगा वो क्या रहेगा, रोचक पुस्तकों का चयन करना। वो ऐसी पुस्तक चयन करेगा जो अच्छी हो, बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें, ठीक है। कहानी, कविता और चित्र पुस्तकों का प्रयोग करेगा वो, क्योंकि कहानी में ज़्यादा बच्चे इंटरेस्ट लेंगे, कविता के माध्यम से बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, और चित्र सहित वो समझाएगा तो बच्चे जैसे आसानी से समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। विद्यालय में पुस्तकालय का उपयोग बढ़ाना होगा और प्रतिदिन पढ़ने की आदत विकसित कराना होगा। पठन प्रतियोगिताएं आयोजित कराना होगा ताकि बच्चे उनमें भाग लें और उनको इंटरेस्ट जगे, कोई पुरस्कार वगैरह देना पड़े, ठीक है। इसलिए शुद्ध और आदर्श वाचन प्रस्तुत करना होगा शिक्षक को। तो ये शिक्षक ये निम्न प्रयास करेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा बच्चों के लिए, ठीक है। और भी यहाँ पे पॉइंट देखें, बच्चों की रुचि के अनुसार सामग्री देना, प्रशंसा और प्रोत्साहन देना, ठीक है। इन पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे तो ये बच्चों के लिए प्रयास रहेंगे एक शिक्षक के, ठीक है, पठन के रूप में। तो शिक्षक बच्चों को रोचक कहानियाँ पढ़ाकर सुनाएं और फिर उनसे कहानी सुनने को कहें, ठीक है। एग्जाम्पल पे आप ये लिख सकते हैं, इन पॉइंट को अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लेखन कौशल विकास की गतिविधियों का वर्णन कीजिए। लेखन कौशल, लेखन यानी कि लिखना, ठीक है, पठन यानी पढ़ना। तो लिखने का जो कौशल विकास है, उनकी जो विधियाँ, उनका वर्णन करना है, ठीक है, लिखने की जो विधियाँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे लेखन कौशल विकास की मुख्य विधियाँ, उनको निम्नलिखित तरीके से लिखा गया है। जो पहली विधि है अनुलेख विधि है, ठीक है। अनुलेखन विधि, इसमें क्या होता है, विद्यार्थी देखकर लिखता है। अनुलेखन विधि में क्या होता है, विद्यार्थी देखकर लिखता है, इससे अक्षरों का सही ज्ञान होता है। जी हाँ, आप जब भी आप लिखेंगे अनुलेखन विधि में देखकर लिखते हैं तो आपको पता रहेगा कि यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ, जैसे आप विद्यार्थी लिखेंगे तो आपको पता तो रहेगा कि विद्यार्थी सही ज्ञान मिलेगा। आप भी जब भी आपसे कोई लिखवाएगा फिर कि विद्यार्थी लिखो, तो आप इसे ऐसे ही लिख पाएंगे क्योंकि आपने इसे देखकर सीखा था, ठीक है, राइट लिखा हुआ है ये। तो ऐसे ये क्या होता है, अनुलेखन विधि होती है। जैसे ब्लैक बोर्ड पर लिखे वाक्यों को कॉपी में उतारना, ठीक है, बच्चे करते हैं, तो अनुलेखन विधि है ये आपकी। दूसरी आपकी हो जाएगी लिखने वाली विधियों में श्रुतलेख विधि, यानी शिक्षक बोलता है और विद्यार्थी सुनकर लिखते हैं, इससे वर्तनी शुद्ध होती है, ठीक है। शिक्षक शब्द बोलकर लिखवाता है, शिक्षक बोलता है और आप लिखते हैं। प्रतिलिपि विधि तीसरी आपकी हो जाएगी, प्रतिलिपि विधि। इसमें क्या होता है, किसी पुस्तक या पाठ को देखकर साफ साफ लिखना, ठीक है, पाठ्य पुस्तक से कविता लिखना।
तो ये कौन सी विधि हो जाएगी आपकी, प्रतिलिपि विधि हो जाएगी। उसके बाद आती है आपकी स्वतंत्र लेखन विधि। कौन सी विधि, स्वतंत्र लेखन विधि। इसमें विद्यार्थी अपने विचार स्वयं लिखता है, ठीक है। मेरा विद्यालय विषय पर निबंध वगैरह लिखना, आपसे बोलेगा अपने फ्रेंड पे एक निबंध लिख के लाइए और टीचर पे निबंध लिखिए, तो ये कौन सी विधि हो जाएगी, स्वतंत्र लेखन विधि हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो 5वीं विधि हो जाएगी लेखन से संबंधित, तो चित्र वर्णन विधि हो जाएगी, यानी चित्र देखकर उसके बारे में लिखना, ठीक है। आपको एक चित्र दे दिया जाएगा, अब आप लिखिए, जैसे कि बगीचे का चित्र देखकर उसका वर्णन करना। आपको एक बगीचे का फोटो दे दिया, चित्र दे दिया, आपसे बोल रहा है कि इस पर आप निबंध लिखिए, इसके बारे में लिखिए। तो आप लिखेंगे कि इसमें ये पेड़ है, एक पीपल का पेड़ था, एक ऐसे पेड़ था, तो आप जो भी चित्र में देखेंगे वो आप लिखेंगे, तो चित्र वर्णन विधि हो जाएगी वो, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि यानी प्रश्नों के उत्तर लिखवाकर लेखन क्षमता बढ़ाई जाती है, ठीक है। प्रश्नों के उत्तर लिखवा, जैसे आपको क्लास में प्रश्न दे दिए कि आपको ये पाठ पढ़ा दिया था, इसके जो ये प्रश्न है आप इसमें उत्तर लिखिए अपनी मर्जी से, ठीक है। पाठ के प्रश्नों के उत्तर लिखना, ठीक है। तो ये कौन सी विधि हो जाएगी, प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी, ठीक है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाषा शिक्षण की पाठ्यशैगामी क्रियाओं का वर्णन कीजिए। भाषा शिक्षण की पाठ्यशैगामी क्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो चलिए वर्णन करते हैं। पहले भाषा शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाने वाली गतिविधियों को पाठ्यशैगामी क्रियाएं कहते हैं। क्लियर, इसे अच्छे से आप पढ़ेंगे, अच्छे से आपको समझते हुए पढ़ने सारे क्वेश्चन, ठीक है, उनके आंसर भी, ताकि आप एग्जाम में लिख पाए। भाई इन क्लासेस से बाहर नहीं जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको बहुत हेल्प होगी, ठीक है। तो प्रमुख पाठ्यशैगामी क्रियाएं यहाँ पे देखेंगे तो वाद विवाद प्रतियोगिता, इसमें बोलने की क्षमता का विकास होता है, ठीक है। वाद विवाद प्रतियोगिता में क्या होता है, बोलने की क्षमता का विकास होता है। उसके बाद कविता पाठ यानी कि उच्चारण और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। नाटक और अभिनय यानी कि भाषा और अभिव्यक्ति का विकास होता है। इसमें भाषण प्रतियोगिता है, तो भाषण प्रतियोगिता में यानी विचार व्यक्त करने की क्षमता बढ़ती है, ठीक है, भाषण प्रतियोगिता में। तो आप ये लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे कहानी लेखन एवं कहानी कथन, इसमें क्या होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है। और निबंध लेखन प्रतियोगिता में लेखन कौशल में सुधार आता है। पुस्तक प्रदर्शनी एवं पुस्तकालय गतिविधियाँ पठन रुचि बढ़ती है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं कवि सम्मेलन एवं साहित्यिक गोष्ठी, इसमें साहित्य के प्रति रुचि विकसित होती है। विद्यालय में कविताएं प्रतियोगिता आयोजित करना, ठीक है। तो ये उदाहरण आप देख सकते हैं। आपको सारे क्वेश्चन के आंसर सरल और आसान भाषा में लिखे गए हैं, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ें और नोट्स जरूर परचेस कर लें। भाई मैं आपको एक बार और नंबर नोट करा देता हूँ, जिनके पास नंबर नहीं है हमारा, तो नंबर नोट कर लें 72 40 28 72 81, ठीक है। नोट्स जरूर परचेस कर लें। जो भी बच्चे नए हैं, वो जिन्होंने नोट्स नहीं लिए अभी तक, तो नोट्स आप पढ़ लें, ठीक है। ये सारी सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो आप नोट्स पढ़ लेंगे, क्लासेस देख लेंगे। और ऑब्जेक्टिव क्लासेस, सब तरह की क्लासेस आपको मिल रही हैं, PYQ वगैरह, नोट्स वगैरह सब कुछ मिल रहा है आपको एक साथ में। तो आप उन्हें पढ़ें समझें, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, भाषा की कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग बताइए। भाषा की कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोगिता आपको बतानी, ठीक है। तो भाषा शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का बहुत महत्व है। इससे पढ़ाई सरल, रोचक और प्रभावी बनती है, ठीक है। सहायक सामग्री थे, तो कौन कौन सी सहायक सामग्री, इसकी उपयोगिता देखेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री की उपयोगिता कैसे है, विद्यार्थियों की रुचि बढ़ती है, इससे पाठ को आसानी से समझाया जा सकता है, ठीक है। अगर आप जैसे कि आप मतलब कोई भी पाठ पढ़ा रहे हैं, अगर उस पाठ से रिलेटेड आपके पास सहायक सामग्री, तो आप उसे आसानी से समझा सकते हैं किसी भी विद्यार्थी को, ठीक है। सीखना इससे स्थायी होता है, प्रभावशाली बनता है, ठीक है। और कक्षा में सक्रियता कैसी होती है, बढ़ती है, ठीक है, सक्रियता बढ़ती है। शब्दों और अर्थों का ज्ञान स्पष्ट होता है। समय और श्रम की बचत होती है। कल्पना शक्ति और रचनात्मकता का विकास होता है। पठन, लेखन, श्रवण और वाचन कौशल का विकास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शिक्षण सहायक सामग्री के उदाहरण, यानी शिक्षण सहायक सामग्री यानी चित्र, ठीक है, चार्ट, मॉडल, ये सभी क्या है,
शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री में आते हैं ब्लैक बोर्ड, फ्लैश कार्ड, रेडियो, प्रोजेक्टर, स्मार्ट क्लास आदि वगैरह और भी चीज़ें जिन्हें की यानी जिन चीज़ों की सहायता लेता है शिक्षक पढ़ाने में, वो सारी की सारी क्या होती हैं, शिक्षण सहायक सामग्री होती हैं। ठीक है, आपको हम किताब पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या है, एक शिक्षण सहायक सामग्री। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे लिए जो फ़ोन है वो क्या है, एक शिक्षण सहायक सामग्री, क्योंकि मैं फ़ोन के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास जो पेन है जिसके माध्यम से मैं आपको यहाँ पे ये पढ़ा रहा हूँ, लाइन अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो ये क्या एक शिक्षण सहायक सामग्री है। ठीक है, जिस भी चीज़ का प्रयोग करते हुए आप बच्चों को समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो सब क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री होती है। जैसे चित्रों के माध्यम से कहानी पढ़ाने पर बच्चे जल्दी समझ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सक्रिय अधिगम पद्धति के 2 उद्देश्य लिखिए। सक्रिय अधिगम पद्धति के 2 उद्देश्य यानी सक्रिय अधिगम पद्धति के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित बताए गए हैं, लिखे गए हैं। आप इन्हें देखेंगे तो कौन कौन से उद्देश्य हैं। विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी बढ़ाना, विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी बढ़ाना यानी कि इस पद्धति में विद्यार्थी स्वयं गतिविधियों में भाग लेकर सीखते हैं। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा रचनात्मक एवं चिंतन शक्ति का विकास करना। तो इसमें विद्यार्थी में सोचने, समझने और समस्या समाधान की क्षमता विकसित होती है। ठीक है, उदाहरण से समझ सकते हैं आप। इसमें समूह चर्चा, प्रोजेक्ट कार्य और प्रश्नोत्तर गतिविधियां सक्रिय अधिगम के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रहसन क्या है। प्रहसन क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। ये 2-3 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन है। तो प्रहसन एक प्रकार का हास्य नाटक होता है। जैसे कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये प्रहसन क्या है, आप ये शब्द देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, लेकिन आपको इसको आंसर को, जैसे काफ़ी बच्चे तो इसे पहली बार ही पढ़ रहे होंगे, तो आपको अच्छे से समझते हुए पढ़ना है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछता है कि प्रहसन क्या है, प्रहसन शब्द देता है, तो आपको इन्हें अच्छे से देखना है। ठीक है, पढ़ना है। तो प्रहसन क्या होता है, एक हास्य नाटक होता है जिसमें हंसी मजाक के माध्यम से समाज की बुराइयों और कमियों को प्रस्तुत किया जाता है। इसका उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा देना भी होता है। ठीक है, प्रहसन का। ठीक है, क्लियर। उदाहरण के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, विद्यालय में स्वच्छता पर हास्य नाटक प्रस्तुत करना प्रहसन कहलाता है। क्लियर। ठीक है, इनको अच्छे से आपको समझते हुए पढ़ना है। त्रिभाषा नीति क्या है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है भाई त्रिभाषा नीति को लेकर, तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छे से समझेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। त्रिभाषा नीति क्या है, त्रिभाषा नीति को समझाइए। तो त्रिभाषा नीति आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, त्रिभाषा नीति होती क्या है, तो त्रिभाषा नीति वह शिक्षा नीति है जिसमें विद्यार्थियों को 3 भाषाएँ पढ़ाई जाती हैं सामान्यतः। इसमें क्या होता है, त्रिभाषा यानी 3 भाषाएँ आपको पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, वो 3 भाषाएं कौन कौन सी हैं तो आपको ध्यान रखना है और आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अच्छे से लिखना है। तो 3 भाषाएं यहाँ पे आप देखेंगे। 3 भाषाओं में जो त्रिभाषा है उसमें कौन कौन सी भाषा है, एक तो आपकी पहली जो भाषा होती है मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। ठीक है, आपकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। दूसरी आपकी हिंदी या अन्य भारतीय भाषा, और तीसरी आपकी इसमें अंग्रेजी भाषा होती है। ठीक है, जी आपसे 1 नंबर में भी पूछ लेता है, 2 नंबर में, 3 नंबर में भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको तीन त्रिभाषा में तीनों भाषाओं को ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, इन 3 भाषाओं को शामिल किया गया है त्रिभाषा में। क्लियर, समझ में आ रहा होगा आपको, और अच्छे से यहाँ पे पढ़ेंगे। 3 भाषाओं को शामिल किया गया है, और यहाँ पे इस नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, भाषाई विकास और विभिन्न संस्कृतियों की समझ विकसित करना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में विद्यार्थी हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत पढ़ते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, कई और सब्जेक्ट में भी पूछा जा सकता है। पोर्टफोलियो से आप क्या समझते हैं, पोर्टफोलियो से आप क्या समझते हैं। तो पोर्टफोलियो विद्यार्थियों के कार्यों, उपलब्धियों और प्रगति का संग्रह होता है। इसमें विद्यार्थियों के लेख, चित्र, परियोजना, कार्य, परीक्षा कार्य आदि सुरक्षित रखे जाते हैं। ठीक है, और समझें, इसमें विद्यार्थी की सीखने की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। पोर्टफोलियो में विद्यार्थी की कॉपी, चित्रकला, निबंध और परियोजना फाइल्स को मिलाकर बनाया गया एक संग्रह पोर्टफोलियो कहलाता है। ठीक है, यानी जो विद्यार्थी जो भी कुछ करता है उसकी सारा रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है, पोर्टफोलियो में रखा जाता है।
कभी भी उसे चेक कर सकते हैं, बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं, उसकी प्रगति जांच सकते हैं कि बच्चा पहले कैसा था, अभी उसमें कितना सुधार आया, कितना सीखा। तो आप ये सारी चीज़ें ऐसे समझते हुए पढ़ेंगे तो आप इसमें अपनी मर्जी भी ऐड करके लिख सकते हैं बना के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिशु केंद्रन क्या है। तो काफ़ी बच्चे को तो यही नहीं समझ में आएगा केंद्रन क्या है, तो केंद्रन रोना होता है, ठीक है। तो शिशु केंद्रन क्या है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको समझ नहीं आता है कि शिशु केंद्रन क्या होता है, केंद्रन क्या पूछ रहा है। तो शिशु के रोने के मुख्य कारण आपको लिखने हैं, ठीक है। तो यानी ये कह रहा है शिशु केंद्रन के क्या कारण है, तो शिशु केंद्रन यानी शिशु के रोने के क्या कारण है। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है कि शिशु के रोने के मुख्य कारण निम्नलिखित लिखे गए हैं, ठीक है। तो आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं। पहला जो कारण है रोने का शिशु का, भूख लगना, ठीक है। भूख लगेगी तब सोएगा, तब रोएगा बच्चा। दर्द या बीमारी होने पर रोता है, गर्मी या सर्दी लगने पर रोता है, गीले कपड़े या असुविधा होने से रोता है बच्चा, डर या अकेलापन महसूस होने से रोता है। तो आप ये सारे पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं। नींद ना आना तो बच्चा रोता है, ठीक है। छोटा बच्चा जो होता है वो रोता है, इन्हीं कारणों से ज़्यादातर रोता है। शिशु बोल नहीं सकता, इसीलिए वो अपनी आवश्यकताएं बताने के लिए क्या करता है, रोता है, ठीक है। जब बच्चे को भूख लगती है तो वो रोकर संकेत देता है कि मुझे भूख लग रही, फिर मम्मी उसे दूध पिलाती है और चुप हो जाता है, ठीक है। क्लियर। बहुत ही सरल और आसान भाषा में लेके आए आपके लिए आंसर, आपको समझना है, ठीक है। और नोट्स परचेज कर लेना भैया, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, बाद में पछताओगे नहीं। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। तो चलिए इस पर प्रकाश डालते हैं। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है। ये लाइन आप जरूर लिखें। उसके बाद भाषा की पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता यहाँ पे देखेंगे। तो आवश्यकता देखते हैं, पाठ्यक्रम को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना और विद्यार्थियों को सही भाषा ज्ञान देना, स्वाध्याय की आदत विकसित करना, शिक्षण का कार्य को सरल बनाना, ठीक है। परीक्षा की तैयारी में सहायता देना। तो ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भाषा पाठ्यपुस्तक का महत्व देखें। भाषा की पाठ्यपुस्तक का महत्व यानी भाषा कौशल का विकास। पाठ्यपुस्तक से पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना चारों कौशल विकसित होते हैं, ठीक है, पाठ्यपुस्तक से। दूसरा, शब्द भंडार में वृद्धि। शब्द भंडार में वृद्धि यानी विद्यार्थी नए शब्द और उनके सही प्रयोग सीखते हैं। अभी सारी चीज़ें जो आप सीखते हैं तो वो पाठ्य पुस्तक से ही सीखते हैं। आपको स्कूल में से आए हैं अभी आप, जो अभी आप सीरीज बुक लिए होंगे मार्केट से, जो भी बुक पढ़ रहे होंगे, नोट्स पढ़ रहे होंगे, तो हम भी कहाँ से बनाए, पाठ्य पुस्तक से ही तो बनाए हैं। वो पाठ्य पुस्तक यही है, ठीक है। तीसरा महत्व देखें, नैतिक एवं सांस्कृतिक शिक्षा यानी कहानियों, कविताओं और लेखों से अच्छे संस्कार मिलते हैं, ठीक है। और चौथा महत्व आपका हो जाएगा ज्ञानवर्धन यानी विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों की जानकारी प्राप्त होती है। आत्मविश्वास में वृद्धि, नियमित अध्ययन से विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ता है, ठीक है। शिक्षण को रोचक बनाना यानी चित्र, कहानी और गतिविधियों से सीखना आसान होता है। हिंदी की पाठ्यपुस्तक में कविता, कहानी, व्याकरण और अभ्यास प्रश्न दिए जाते हैं जिनसे विद्यार्थी भाषा को आसानी से सीखता है। क्लियर। उदाहरण के तौर पर आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चों में पढ़ने के कौशल के विकास की विधियों का वर्णन कीजिए। बच्चों में पढ़ने के कौशल की जो विकास की विधियाँ उनका बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं किया है तो। देखते हैं इसका आंसर। पढ़ना भाषा सीखने का महत्वपूर्ण कौशल है। पढ़ना भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण कौशल है। बच्चे पढ़ने की क्षमता विकसित करने के लिए शिक्षक विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं। तो कौन कौन सी विधियां यहाँ पे देखें। पढ़ने के कौशल की जो विकास की जो प्रमुख विधियां हैं, सबसे पहली विधि आपकी वर्ण विधि। स्टार्टिंग वर्ण विधि से की जाती है। वर्ण विधि यानी इसमें पहले अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है, फिर शब्द और वाक्य पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। जब आप स्टार्टिंग करोगे, पढ़ाओगे, बच्चों को सिखाओगे तो सबसे पहले कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, वर्ण विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे का प्लस मा यानी कि कम, अब ये शब्द बनेगा, ठीक है। पहले वर्ण, ये वर्ण हो गया, फिर उसके बाद शब्द, ठीक है।
शब्द विधि का प्रयोग होगा, यानी शब्द विधि देखेंगे। इस विधि में पहले पूरे शब्द पढ़ाए जाएंगे, जैसे कमल, घर, पानी आदि शब्द पढ़ाना। ठीक है, ये किस में आएंगे? शब्द विधि में। फिर उसके बाद आता है वाक्य विधि, शब्दों को जोड़ जोड़ के पढ़ाना। ठीक है, इसमें पहले छोटे छोटे वाक्य पढ़ाए जाते हैं, जैसे राम स्कूल जाता है। ठीक है, फिर आती है आपकी कहानी विधि। कहानी के माध्यम से पढ़ने की रुचि विकसित की जाती है, चित्र वाली कहानी पढ़ाना। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका आदर्श वाचन विधि, यानी कि शिक्षक शुद्ध और स्पष्ट पढ़कर सुनाता है तथा विद्यार्थी उसका अनुकरण करते हैं। ठीक है, जब विद्यार्थी क्या करता है? अनुकरण करता है, यानी कि शिक्षक एकदम स्पष्ट शुद्ध बोलेगा, फिर बच्चा उसे सुनेगा अच्छे तरीके से, स्पष्ट तरीके से, तो बच्चा फिर वैसे ही पढ़ेगा, वैसे ही सीखेगा। ठीक है, अनुकरण करते हुए सीखता है। शिक्षक कविता पढ़ें और बच्चे उसे दोहराएं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका मौन वाचन विधि। विद्यार्थी बिना आवाज़ किए पढ़ते हैं, जिससे समझने की क्षमता कैसी होती है? बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सस्वर वाचन विधि, यानी इसमें विद्यार्थी ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं, इससे उच्चारण में सुधार आता है। ठीक है, उच्चारण कैसा होता है? सुधरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण की संदर्भ सामग्री का वर्णन कीजिए। भाषा शिक्षण की संदर्भ सामग्री का वर्णन करना है। ठीक है, तो संदर्भ सामग्री के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है, तो संदर्भ सामग्री समझेंगे पहले, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो भाषा शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली अतिरिक्त सहायक पुस्तकें और साधनों को संदर्भ सामग्री कहते हैं। भाषा शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली अतिरिक्त सहायक पुस्तकें और साधनों को संदर्भ सामग्री कहते हैं। यह विद्यार्थियों और शिक्षकों को अधिक जानकारी प्राप्त करने में क्या देती हैं? सहायता करती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी यहाँ पे देखेंगे? भाषा शिक्षण की प्रमुख संदर्भ सामग्री, यानी कि शब्दकोश हो जाएगा, शब्दों का अर्थ, वर्तनी और उच्चारण जानने के लिए। ठीक है, जैसे आप डिक्शनरी पढ़ते हैं, शब्दकोश हिंदी में बोलते हैं, डिक्शनरी इंग्लिश में पढ़ते हैं। ठीक है, आप डिक्शनरी लेके आते हैं तो उससे क्या होता है? आपको शब्दों का अर्थ समझ में आता है और आपकी वर्तनी उच्चारण जानने के लिए। ठीक है, कि उनका मतलब क्या है, अर्थ क्या है। ठीक है, हिंदी शब्द सागर। ठीक है, जैसे उदाहरण के साथ पे आप हिंदी शब्द सागर भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद विश्वकोश, यानी विभिन्न विषयों की प्रस्तुति जानकारी देने वाली पुस्तक। ठीक है, व्याकरण पुस्तक, यानी भाषा के नियमों का ज्ञान कराने के लिए हिंदी व्याकरण पुस्तक, ये आप लिख सकते हैं। और चौथी आपकी मानचित्र एवं चित्र, यानी भाषा को रोचक और स्पष्ट बनाने के लिए। समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, नई जानकारी और भाषा का ज्ञान बढ़ाने के लिए। पुस्तकालय सामग्री, कहानी, कविता और साहित्य पुस्तकों का संग्रह। और आपकी लास्ट में आती है 7वें नंबर पर डिजिटल सामग्री, ई पुस्तक और इंटरनेट ऑडियो वीडियो सामग्री आदि। ठीक है, तो ये आपकी संदर्भ सामग्री होगी जो हमने ऊपर पढ़ाई है आपको। अब यहाँ पे संदर्भ सामग्री का महत्व भी आप समझ लें, एक बार पूछ लेता है 2 नंबर में कि संदर्भ सामग्री के 2 महत्व लिखिए, 4 महत्व लिखिए। ठीक है, तो संदर्भ सामग्री का महत्व, ज्ञान में वृद्धि होती है, इससे स्वाध्याय की आदत विकसित होती है, भाषा कौशल में सुधार आता है, जिज्ञासा और रचनात्मकता बढ़ती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं विद्यार्थी कठिन शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई भी मीनिंग नहीं आ रही, उसका अर्थ नहीं आ रहा है, तो आप शब्दकोश में उसे ढूंढेंगे, उसका अर्थ जानेंगे। ठीक है, तो आपके लिए समझने में क्या होती है? आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाषा विविधता का अर्थ क्या है? ठीक है, भाषा विविधता का क्या अर्थ है जो आपको बताना है। तो भाषा विविधता का अर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है, जानेंगे। किसी देश, राज्य या समाज में, किसी देश या राज्य या समाज में अनेक भाषाओं और बोलियों का पाया जाना है। अलग अलग लोग अपनी संस्कृति, क्षेत्र और परंपरा के अनुसार अलग अलग भाषा बोलते हैं, इसे ही भाषा विविधता कहते हैं। आप समझ रहे हैं, जैसे अपने इंडिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लोग अपनी अपनी बोलियां, अपनी अपनी भाषाएं अपने अपने क्षेत्रों में बोलते हैं अपनी परंपराओं के अनुसार। तो जो भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं उन्हें भाषा विविधता कहते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया आपको? ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है, आप इन्हें एक बार 2 बार अच्छे से पढ़ें। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगाली, तमिल, पंजाबी, मराठी आदि अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। यही भारत की क्या है? भाषा विविधता है। ठीक है, क्लियर।
तो क्लास लाइक नहीं की भाई यार आपने। लाइक तो आप करते नहीं, पता नहीं भूल जाते हैं क्या है। लाइक करने में क्या आता है, आप जितने ज़्यादा लाइक करोगे हमें अच्छा लगेगा, हम आपके लिए और क्लासेस लेके आएंगे। तो आप लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, ताकि हमें भी लगे कि बच्चे अच्छे से देख रहे हैं क्लासेस, वो हमें पसंद कर रहे हैं। तो भाई आप पसंद नहीं करोगे तो हम क्लासेस कैसे लाएंगे। अच्छे व्यूज़ आने चाहिए, अच्छे कमेंट आने चाहिए, अच्छे लाइक आने चाहिए, तभी तो हम आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे। तो लाइक करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो प्रतिपादन एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन एडवर्ड एल या थॉर्नडाइक ने किया था, ठीक है। 1 नंबर में भी पूछ लेता है, ध्यान रखेंगे। उदाहरण के तौर पर समझेंगे कि जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो वह कई बार गलती करता है और बार बार प्रयास करके सही तरीके से चलाना सीख जाता है। यही प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है, ठीक है। अगर आपसे 2 नंबर में पूछे तो आप ये सब लिख देना, आपको 2 नंबर मिल जाएगा आराम से, ठीक है। 1 नंबर में पूछेगा या एक वाक्य में तो नाम पूछेगा, आप नाम लिख देना जी। एडवर्ड एल या थॉर्नडाइक ने किया था, ठीक है। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने किया था, पूरा नाम यही है, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, ठीक है। या आप ये भी लिख सकते हैं थॉर्नडाइक, तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, भाषा त्रुटि के 2 कारण बताइए। भाषा त्रुटि के 2 कारण आपको लिखने हैं। तो भाषा त्रुटि के मुख्य 2 कारण निम्नलिखित नीचे दिए गए हैं, तो आपको इनको लिखना है अच्छे से। तो व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान, यानी कि व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान, ठीक है। तो जब विद्यार्थी को भाषा के नियमों का सही ज्ञान नहीं होता है तो वह गलत वाक्य बोलता है, ठीक है। तो आपको त्रुटि होगी बोलने में, तो अलग बोलता है, लिखता है, गलत बोलेगा अगर आपको सही नियम नहीं पता होगा भाषा के। तो फिर दूसरा आपका मातृभाषा का प्रभाव। विद्यार्थी अपनी मातृभाषा के प्रभाव में दूसरी भाषा बोलते हैं, समय त्रुटि कर देता है, ठीक है। समय त्रुटियां कर देता है, यानी कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा के प्रभाव में दूसरी भाषा बोलते हैं, समय त्रुटि कर देता है, ठीक है। तो मातृभाषा का भी प्रभाव रहता है त्रुटि में। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, कोई विद्यार्थी हिंदी बोलते समय अपनी स्थानीय बोली के शब्दों का प्रयोग कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पढ़ने की समझ विकसित करने के लिए एक रणनीति लिखिए। पढ़ने की समझ को विकसित करने के लिए आपको एक रणनीति लिखनी है। तो पढ़ने की समझ विकसित करने के लिए एक अच्छी रणनीति है मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करना, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको जो कर रहा हूँ ना, वो क्या कर रहा हूँ मैं अभी, जो भी पेन पॉइंट होते हैं उनको मैं क्या करता हूँ, रेखांकित करता हूँ, ताकि आपका फोकस वहीं जा सके, आप उसे समझ सकें, ठीक है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक अच्छी रणनीति होगी आपकी। जब विद्यार्थी पढ़ते समय महत्वपूर्ण शब्दों और वाक्यों को रेखांकित करता है तो उसे पाठ का अर्थ आसानी से समझ में आता है और याद भी रहता है, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको रेखांकित करके बता रहा हूँ, कहानी पढ़ते समय मुख्य पात्र, स्थान और घटनाओं को चिन्हित करना, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपके लिए, एक अच्छी रणनीति कहलाएगा पढ़ने की समझ विकसित करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य के कोई 2 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। साहित्य के आपको कोई 2 प्रमुख उद्देश्य लिखने हैं। तो साहित्य के 2 प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। तो पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं, मनोरंजन करना, ठीक है। क्या हो जाएगा, मनोरंजन करना, यानी साहित्य पाठकों को आनंद और मनोरंजन प्रदान करना। दूसरा आपका नैतिक शिक्षा देना हो जाएगा। साहित्य अच्छे विचार, संस्कार और जीवन मूल्य सिखाता है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण देखेंगे, पंचतंत्र की कहानियाँ मनोरंजन के साथ नैतिक शिक्षा भी प्रदान करती हैं, ठीक है। नैतिक शिक्षा भी देती हैं मनोरंजन के साथ साथ पंचतंत्र की कहानियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एन.एल. वाशिंग के अनुसार इकाई योजना की परिभाषा लिखिए। एन.एल. वाशिंग के अनुसार आपको इकाई योजना की क्या लिखनी है, परिभाषा लिखनी है। तो परिभाषा आप लिख सकते हैं, एल.एन. वाशिंग के अनुसार, यानी इकाई योजना शिक्षण की एक ऐसी योजना है जिसमें किसी एक विषय या समस्या को एक पूर्ण इकाई के रूप में संगठित करके पढ़ाया जाता है, तो इकाई योजना कहलाती है, ठीक है। और समझे अच्छे से, जैसे कि जल संरक्षण विषय को अलग अलग विषयों उप विषयों, यानी जल का महत्व, जल की समस्या, जल संरक्षण के उपाय आदि में बांटकर पढ़ाना इकाई योजना कहलाता है। क्लियर, एक बार पढ़ोगे 2 बार पढ़ोगे अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है।
वर्तनी संबंध अशुद्धियों के कारण इन अशुद्धियों को दूर करने के उपायों का वर्णन कीजिए। आपको सबसे पहले जो वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं उनके कारण लिखने, फिर उसके बाद अशुद्धियों को दूर करने का एक उपाय भी लिखना है। ठीक है, वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के उपाय भी लिखने हैं। तो सबसे पहले हम इनके कारण देखेंगे। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के कारण यानी उच्चारण की अशुद्धि, वर्तनी यानी उच्चारण की जो अशुद्धियाँ वो देखेंगे। पहली जो है उच्चारण की अशुद्धि यानी शब्दों का गलत उच्चारण करने से गलत वर्तनी लिखी जाती है। ठीक है, अगर आप सही उच्चारण नहीं करेंगे तो आप सही नहीं लिख पाएंगे। ठीक है। दूसरा, व्याकरण का ज्ञान ना होना यानी भाषा के नियमों की जानकारी कम होने से क्या होती हैं, त्रुटियाँ यानी गलतियाँ होती हैं। ठीक है। तीसरा देखिए, अभ्यास की कमी, नियमित पढ़ने और लिखने का अभ्यास ना होने पर गलतियां बढ़ती हैं। मातृभाषा का प्रभाव यानी स्थानीय भाषा का प्रभाव हिंदी लेखन में दिखाई देता है। ठीक है। और उसके बाद आप 5वां पॉइंट देखेंगे, अशुद्धि देखेंगे। जल्दबाजी में मात्रा और अक्षरों की गलतियां हो जाती हैं जल्दी लिखने में। ठीक है, जल्दी नहीं लिखना है। ठीक है। अब वर्तनी अशुद्धियों को दूर करने के उपाय भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यानी कि शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराना, प्रतिदिन पढ़ने और लिखने का अभ्यास कराना, शब्दकोश का उपयोग करना, श्रुतलेख करना। ठीक है, सुनकर लिखना। ठीक है। गलत शब्दों का बार बार सही लिखवाना। ठीक है, गलत शब्दों को बार बार सही लिखवाना। तो ये आप लिख सकते हैं। उपाय है दूर करने के, और व्याकरण के नियमों का ज्ञान देना। ठीक है। कृपा की जगह सही शब्द कृपा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, कृपा की जगह सही शब्द क्या होता है, कृपा होता है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पठन एवं लेखन के मध्य संबंध स्पष्ट कीजिए। पठन यानी कि पढ़ना और लेखन यानी कि लिखने के जो मध्य संबंध है वो उसको स्पष्ट करना है। पढ़ने लिखने के बीच में जो संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, पठन यानी कि रीडिंग और लेखन यानी कि राइटिंग एक दूसरे से जुड़े हुए कौशल हैं। अच्छा पठन ही अच्छा लेखन बन सकता है। ठीक है, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं तो आप अच्छे तरीके से लिख भी सकते हैं। पढ़ने से भाषा, शब्दावली और विचारों का ज्ञान बढ़ता है, जिससे लिखने में क्या आता है, सुधार आता है। ठीक है, तो पठन और लेखन संबंध देखें, पठन और लेखन में संबंध। ठीक है, शब्द ज्ञान बढ़ता है यानी पढ़ने से नए शब्द सीखने को मिलते हैं और विचार शक्ति का विकास में होता है। यानी पढ़ाई से अच्छे विचार मिलते हैं जिन्हें लेखन में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छे से पढ़ें, नोट्स परचेज कर लें। भाई मैं आपको एक बार और नंबर नोट करा देता हूँ, नंबर नोट कर लें। यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ें इनको। 72 40 28 72 81। ठीक है, ये आप नंबर नोट कर लें। आपको नोट्स परचेज कर लेने, और नोट्स में ये सारी PDF क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको इम्पोर्टेंट। आप इन्हें अच्छे से पढ़ लें। ठीक है। तीसरा देखेंगे, यहाँ पे तीसरा पॉइंट कह रहा है, भाषा शुद्ध होती है। भाषा कैसी होती है, शुद्ध होती है, यानी सही वाक्य रचना और व्याकरण का क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है। ठीक है। कल्पना शक्ति बढ़ती है, यानी कि कहानी और कविता पढ़ने से रचनात्मकता बढ़ती है। लेखन शैली में सुधार होता है, यानी अच्छे लेखन को पढ़कर विद्यार्थी बेहतर लिखना सीखता है। क्लियर। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, जो विद्यार्थी रोज समाचार पत्र पढ़ता है उसका निबंध लेखन कैसा होता है, अच्छा होता है। ठीक है, आप डेली पढ़ते हैं तो आपका लेखन में क्या आएगा, सुधार आएगा। ठीक है, अच्छा लिखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पाठ्य पुस्तकों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उद्देश्य एवं महत्व बताइए। तो पाठ्य पुस्तकों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे, फिर उसके बाद उद्देश्य देखेंगे और फिर उसका महत्व देखेंगे। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तकों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी प्राचीन काल में शिक्षा गुरुकुलों में मौखिक रूप से दी जाती थी। जो प्राचीन समय था उसमें जो शिक्षा दी जाती थी वो कहाँ पे दी जाती थी, गुरुकुलों में दी जाती थी। तो कैसे दी जाती थी, मौखिक रूप से दी जाती थी, यानी कि बोलकर शिक्षा दी जाती थी पहले। ठीक है, मौखिक रूप से। बाद में ये शिक्षा हस्तलिखित ग्रंथों का प्रयोग होने से लगा, हस्तलिखित ग्रंथों का प्रयोग होने लगा। छापा खाने के आविष्कार के बाद पुस्तकों का निर्माण आसान हुआ और आधुनिक शिक्षा में पाठ्य पुस्तकों का महत्व बढ़ गया। आज विद्यालयी शिक्षा का मुख्य आधार पाठ्य पुस्तकें हैं। ठीक है, विद्यालयों का जो मुख्य आधार होता है वो क्या होता है, पाठ्य पुस्तक होती हैं।
अब यहाँ पे उद्देश्य देखेंगे पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य, यहाँ पे देखें विद्यार्थियों को व्यवस्थित ज्ञान देना पाठ्य पुस्तक देती हैं। पाठ्यक्रम को सरल बनाना, स्वाध्याय की आदत विकसित करना, भाषा एवं ज्ञान का विकास करना, परीक्षा की तैयारी में सहायता देना। ये कौन देता है? पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य आप ये देख सकते हैं, ठीक है। अब इनका महत्व देखेंगे। पाठ्य पुस्तकों का महत्व, ज्ञान का मुख्य स्रोत यानी विद्यार्थियों को आवश्यक विषय सामग्री मिलती है, शिक्षण को सरल बनाती है यानी शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को सुविधा मिलती है इससे, ठीक है। तीसरा महत्व देखेंगे, स्वाध्याय में सहायक यानी विद्यार्थी स्वयं पढ़कर सीख सकता है। अनुशासन और क्रमबद्ध अध्ययन यानी कि विषयों का अध्ययन सही क्रम में होता है। पुनरावृत्ति में सहायता यानी परीक्षा से पहले दोहराने में सुविधा होती है, ठीक है। अब उदाहरण के सहित समझ सकते हैं आप। हिंदी की पाठ्य पुस्तक से विद्यार्थी कविता और कहानी और व्याकरण सभी सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण तकनीकों के आधार पर कीजिए, ठीक है। तो तकनीकों के आधार पर करना है आपको। तो तकनीकों के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री का वर्णन निम्न प्रकार से है। तो देखेंगे कैसे। पहला देखें श्रव्य सामग्री, ठीक है। श्रव्य सामग्री जिस सामग्री को केवल सुनकर सीखा जाता है यानी रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ऑडियो रिकॉर्डर आदि इसमें रखे आते हैं, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा दृश्य सामग्री यानी विजुअल एड्स यानी कि जिस सामग्री को देखकर सीखा जाता है, ठीक है। इसमें आपके चित्र, चार्ट, मानचित्र, मॉडल्स, ब्लैक बोर्ड्स आदि आ जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जो आपके 804 पेपर की पहली क्लास कंप्लीट होती है, ठीक है। पहली क्लास कंप्लीट होती है और आपकी नेक्स्ट दूसरी क्लास हम लेके आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो पहले भी आ चुके हैं, तो आपको इनको अच्छे से देखना है। इस क्लास को कम से कम 2 बार देखिए और बंटी क्लासेस के नोट्स परचेज कर लो। मैं आपको नंबर नोट करा देता हूँ, नंबर नोट कर लो जल्दी से। जिनके पास नोट्स नहीं है वो नोट्स ले लो, ठीक है। 72 40 28 72 81 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप नंबर नोट कर लें 72 40 28 72 81 और नोट्स परचेज कर लें, ठीक है। जिन्होंने नहीं किए हैं वो नोट्स ले लो जल्दी से ताकि वो अच्छा स्कोर कर सकें और अच्छी तैयारी कर सकें, ठीक है। तो आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो जितने भी स्टूडेंट हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर ज़रूर कर देना भैया। टेलीग्राम इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो न्यू अपडेट्स के लिए, ठीक है। आप कोई भी जानकारी मिस ना करें। टेलीग्राम नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इंस्टाग्राम फॉलो कर लो। क्लास को लाइक करो, नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर ज़रूर कर देना सभी जगह। और तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक आप इस क्लास को देखें और नोट्स परचेज करें, उन्हें खरीदें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।